Good morning everyone. Now again I am here, Gokuldas Public School द्वारा संचालित ऑनलाइन स्ट्रक्चर सिलेबस बेस्ड क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। और हिंदी विषय को लेकर आज फिर से हम अपनी कक्षा आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे कैसे हैं? ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में अभी भी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो हमारे जो आज का विषय है वो पुनः वही है जो हमने अपनी पिछली कक्षा में छोड़ा था, बाघ का ब्याह। याद आया? पिछली कक्षा में हमने एक छोटी सी स्टोरी को स्टार्ट किया था, है ना। बाघ यानी कि आप सभी लोग जानते हैं एक जानवर है जो जंगल में रहता है और इसीलिए उसे जंगली जानवर भी कहा जाता है। क्योंकि ये पार्ट एक कहानी है और कहानी में क्या होता है आपको पता है, कहानी में हम जो भी सोचते हैं जो चाहे वो हो सकता है। उस कहानी में किसी भी बात के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ऐसे ही हमारी इस कहानी में भी कुछ मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, है ना। और पिछले वाले लेक्चर में याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कुछ हार्ड वर्ड्स लिखने को दिए थे। याद कीजिए, हमने कहा था कि इस पार्ट में आने वाले कुछ कठिन शब्द आप लोग लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। तो बहुत से बच्चों ने हमें बताया भी है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें लगता है कि नए आने वाले पार्ट के हिसाब से आप लोगों के लिए शायद वे कठिन है। तो आज हम और आप मिलकर, हो सकता है जो शब्द आपने लिखे हो वो भी हमारे इन शब्दों में आ जाए। तो आज हम सभी लोग मिलकर अपने कुछ कठिन शब्द लिखते हैं और हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने उन्हें शब्दों को सोचा भी होगा, लेकिन चूंकि अभी आप लोगों ने मुझे भेजा था तो अब सभी बच्चों के मिलाकर जो कठिन शब्द हमें मिले हैं वे हम सब लोग मिलकर एक साथ एक जैसे ही अपनी कॉपी में लिखने वाले हैं, ठीक है। ताकि उन कठिन शब्दों को पढ़कर अच्छे से उच्चारित करके फिर हम अपना पाठ का आगे का हिस्सा शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक सही जगह पर कठिन शब्द का लेखन आरंभ करते हैं। ओके, यस। ऐसे तो सारे बच्चे अब क्लास 5 में आने के बाद में बड़े पढ़ने में सक्षम हो चुके हैं, है ना। कि मैम अब तो हमें कोई शब्द कठिन लगता ही नहीं। लेकिन बेटा, जीवन में जिस प्रकार से कठिनाइयाँ हमें बोल कर नहीं आती हैं, जीवन का प्रत्येक आने वाला दिन अपने आप में कुछ न कुछ नया लेकर आता है। ऐसे ही हमारे पाठ, हमारी पुस्तक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें जो कुछ भी दिया गया है उसका प्रत्येक पेज, प्रत्येक अक्षर अपने आप में कुछ न कुछ नवीनता के साथ में हमारे सामने आता है। उसमें कुछ अलग विशेषता होती है और वो हमें सीखने को मिलती है। तो इसी तरह हम इस पाठ से भी कुछ नए शब्द लिख रहे हैं। कुछ शब्द हैं पुराने ही, लेकिन वे बोलने में और लिखने में थोड़े से अलग होते हैं। तो वे भी क्या होते हैं, कठिन शब्दों की ही श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे आपने एक पहला शब्द इसमें पढ़ा था पाठ में ही, ब्याह। अक्सर 90% हम लोग ब्याह शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अधिक से अधिक लोग हमेशा, पता है, इस ओकेशन के लिए शादी शब्द इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में अगर हुआ तो विवाह, है ना। आपकी जो इनविटेशन कार्ड होते हैं, आमंत्रण पत्र, उस पर विवाह लिखा होता है। लेकिन ये वाला शब्द हमें बहुत कम सुनने और बोलने को मिलता है, क्योंकि यह शब्द कैसा है, हमारा देशज है, यानी कि अधिकतर गाँवों में बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आपने एक शब्द अपने इस पाठ में पढ़ा है अभी तक, ब्राह्मण, है ना, ब और र, ब्राह्मण। तीसरा शब्द आपके इसमें है एक मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य यानी आप और मैं। ओके, उसके बाद में एक शब्द आया है संभल कर। क्या आया है, संभल कर, यानी ध्यान पूर्वक। पांचवा एक शब्द और है इसमें, घबरा। घ ब
से इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। एक और शब्द जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ते जाते हैं बेटा, वैसे वैसे हमारे सामने आता जाता है मतलब। बहुत से बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं मैम इसका मतलब क्या होता है। अब मतलब का भी मतलब समझाया जाए तो अपने आप में ही थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है आपको? अरे मतलब का तो मतलब ही ये होता है मतलब, अर्थात उसका कोई दूसरा अर्थ को भी हम मतलब के ऑप्शन में कह सकते हैं। जैसे कोई हमने बात कही और आप पूछते हैं मैम इस बात का क्या मतलब है, अर्थात इस बात का क्या अर्थ है। इसको आप स्पष्ट जब बोलते हैं, जब आपको कोई बात कही जाए और आपको उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है, जैसा शब्द बोला गया है उसका वैसा ही अर्थ आपको नहीं समझ में आता है, तब हम मतलब शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर एक शब्द आपको इसमें आया है स्त्री। अक्सर इस शब्द को सुनने के बाद में बच्चे स्त्री ऐसे भी लिख देते हैं, ये स्त्री और ये स्त्री। अगर आपने ये स्त्री लिखा है इसका मतलब होता है महिला, और ये स्त्री लिखा है इसका मतलब होता है आयरन, तो जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं ना वो वाला। ठीक है, फिर एक अगला शब्द है हमारे पास बीमार। बीमार, अधिकतर लोग बीमार में हमेशा मात्रा गलत लगा देते हैं बेटा, हमें वह गलती नहीं करना है। फिर शेर को बाघ को बोलते देखकर ब्राह्मण को क्या हुआ था? आश्चर्य हुआ था ना। हाँ, तो ये आश्चर्य भी हमारे लिए कैसा है, थोड़ा सा कठिन शब्द है। उसके बाद में है कृपया। कृपया, क में री की मात्रा हमने लगाई। फिर अगला एक शब्द आपके इसमें आया है पिंजरा। पिंजरा समझते हैं सब लोग किसे कहते हैं? वो एक बॉक्स होता है ना जो बारीक बारीक सलाखों से, और कई बार वो पूरा चारों तरफ से पैक भी होता है, उसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है केवल, जहाँ पर किसी को बंद करके रखा जाता है। छोटा कभी चूहे का पिंजरा भी होगा, किन लोगों ने अगर पक्षी पाला होगा तो उनके पास पक्षियों का पिंजरा होता है। अगर पिंजरे का साइज छोटा होता है तो उसे हम कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर पिंजरे का साइज बड़ा है, मान लीजिए जानवर बड़ा होता है ना, आप जू में जाते हैं, वहाँ शेर का पिंजरा कितना बड़ा होता है, उसको उठाना इतना आसान तो नहीं होता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई वस्तु जिसके अंदर किसी को कैद करके या किसी को बंद करके रखा जाता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? पिंजरा। इन्हें आप आर पार देख तो सकते हैं लेकिन उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपके एक शब्द आया है धन्यवाद। धन्यवाद है ना, जब भी कोई हमारी मदद करता है तो उसे हम जो भावना प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धन्यवाद। आप लोगों ने कितनी बार किसी को धन्यवाद दिया है? याद कीजिए, दिन भर कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करता ही रहता है। मदद नहीं भी करता, लेकिन अगर कोई आपका काम करके देता है, इसका मतलब क्या होता है? उसने आपके लिए कार्य किया, तो उसे धन्यवाद देना तो बनता है ना। फिर एक शब्द है बेटा पड़ोसियों। पड़ोसियों, आपके घर के पास में जो रहते हैं वह आपके पड़ोसी होते हैं, लेकिन अगर आपके घर के पास में बहुत सारे घर हैं और उनमें जो लोग रहते हैं तो वो बहुवचन शब्द क्या हो जाता है? पड़ोसियों। याद रखिए, कई बार बच्चे जो होते हैं या तो मात्रा गलत कर देते हैं या बहुवचन बनाना ही उन्हें नहीं आता है, इसमें गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या करा कि इन शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है। सभी बच्चे एक बार इन शब्दों को अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे का कार्य आरंभ करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपना पार्ट जहां हमने पिछली बार छोड़ा था, याद कीजिए, बड़ा अच्छी सी जगह पर छोड़ा था, है ना। एक
बाघ था जो जंगल में रहता था। और जब उसने देखा कि जंगल में से एक ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे और उसने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो ब्राह्मण उसको देखकर बड़ा घबरा गया था, है ना, कि बाप रे जंगली जानवर मेरे सामने आ गया है, अब मैं क्या करूँगा। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके उसको जवाब दिया कि मैं पास के गांव में एक शादी करवाने गया था, ब्याह करवाने, मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। इस शब्द को सुनकर और उसकी बात को सुनकर बाघ के मन में जिज्ञासा हुई थी। उसने उनको पूछा कि ब्याह का क्या मतलब होता है ना। तो अब एक तो बीच जंगल में बेचारे इंसान को जानवर दिख गया, वो भी खतरनाक जंगली जानवर, वो बोल रहा है। और फिर ब्याह जैसे बहुत ही जिसको कहते हैं ना सुंदर और बहुत समझदारी वाला जो रिलेशन होता है उसका मीनिंग पूछ रहा है। क्या आपको लगता है कि ब्याह का मतलब सिर्फ दो लोगों का आपस में बंधन में बंध जाना होता है? नहीं, उसका एक बहुत गहरा अर्थ होता है। दो लोग पूरे जीवन साथ में रहने के लिए एक दूसरे के साथ में बनते हैं, वचन लेते हैं, है ना, और अपने आने वाले जीवन की सभी परेशानियों को साथ में हल करने की कोशिश करेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। ऐसी कई जिम्मेदारियों को वो अपने मन से मानते हैं। ऐसी ही एक सुंदर रिवाज होता है ब्याह। अब इतनी गहरी बात एक ब्राह्मण को, एक इंसान को समझाना, और वो भी किसी एक बाघ को जो जानवर है, जिसने कभी ब्याह देखा नहीं है, जो ब्याह से बहुत दूर दूर तक जिसका कोई नाता नहीं है, जिसको समाज में ये काम होता ही नहीं है। फिर भी ब्राह्मण ने बड़ी हिम्मत करके उसको बोला कि जब एक पुरुष और एक स्त्री आपस में क्या करते हैं, ब्याह कर लेते हैं, तो वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। शॉर्टकट में समझाया, बाघ को शॉर्टकट में समझाया, बाघ को भी शॉर्टकट में बस इतनी बात समझ में आई कि बस दो डिफरेंट लोग मिल जाते हैं और वो दोनों फिर क्या होते हैं, पूरी लाइफ के लिए पार्टनर बन जाते हैं, या एक हस्बैंड और एक वाइफ कहलाता है। तो उसको बस इतना सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो उसने क्या करा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्यों ना आप मेरे लिए भी एक जीवन साथी ढूंढ दें। क्या ढूंढ दें? जीवन साथी। जो पूरे जीवन साथ देता है उसे क्या कहते हैं? जीवन साथी। अब उसकी बात सुनकर ब्राह्मण और टेंशन में आ गया। एक तो बाघ कभी मिल गया तो ठीक है, प्यार से बात कर ली वो भी ठीक है, अब इसके लिए मुझे पार्टनर ढूंढना है, यानी पूरे जंगल में घूमना पड़ेगा। इंसान के लिए जब लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है तब 36 गांव ढूंढना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मुझे अगर पार्टनर चाहिए तो मेरी पसंद अलग होती है, मेरे खाने पीने का तरीका अलग होता है, मेरे रहने का तरीका अलग होता है। मैं हमेशा पार्टनर के लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगी जो बिल्कुल मेरे जैसे शौक रखता हो, जिसकी हॉबीज़, जिसकी डिसलाइक सब कुछ मेरे जैसे हों। तो ऐसा इंसान नॉर्मली कहीं इतनी जल्दी तो मिलता नहीं, उसके लिए 100-50 लोगों से मुझे बात करके देखना पड़ेगी, या मैं ये काम जिस भी व्यक्ति को दूंगी उसको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेंगी, है ना। मैंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मेरे अकॉर्डिंग एक पार्टनर ढूंढने की। तो इंसान के लिए तो फिर भी ठीक है, चलो इंसान से हम पूछ लेंगे कि भैया आपकी हॉबीज़ बता दो, आपकी डिसलाइक बता दो, आपके खाने पीने का शौक बता दो, आपकी पसंद नापसंद क्या है वो बता दो, आप कैसा व्यक्ति चाहते हो, घर में काम करने वाला, बाहर जॉब करने वाला, या आपके साथ में बैठ के हंसी मजाक करने वाला। हम उसके सारे पसंद को जानकर उसके लिए एक बार ढूंढ सकते हैं। लेकिन जानवर जरूरी तो नहीं कि ये बाघ बोलता है ऐसे सारे बाघ भी बोलते हो। अब इसके मन में क्या है, कैसा है, वो दूसरा नहीं अगर समझ पाया तो इसके लायक अगर मान लो पार्टनर नहीं निकला बाद में फ्यूचर में वो, तो ये तो मुझे ही दोषी बनाएगा, फिर मेरा क्या होगा। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम। देखो उसने बहुत इजीली सोचा इसको मैं यस कर देता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ दूंगा। और वो वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गया था। वो जैसे ही घर के गेट पे पहुँचा उसने वहाँ जाकर क्या देखा? क्या देखा था बताओ? वो घर में घुसा भी नहीं और पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण देवता मैं अपने ब्याह के लिए कब आऊँ? ओह माय गॉड, जिस परेशानी को
मैं बहुत पीछे जंगल में छोड़कर आया था और मैंने ये सोचा था कि वो परेशानी अब वहीं के वहीं रह गई है और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता चला वो परेशानी तो पीछे चल चल के मेरे घर तक आ गई है। बाघ को अपने पीछे पाकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। फिर भी वो साहस करके बोला। बार बार उसको हिम्मत लग रही है, क्यों? वो एक जंगली जानवर से बात कर रहा है। एक जो जंगल में रहने वाला जानवर है बेटा, उसके साथ में वो कैसे डील कर रहा है। तुम कुछ दिन बाद आना। उसने फिर टाल दिया। ठीक, उसको बोलता तुम कुछ दिन बाद आना और मेरे विचार से मंगलवार का दिन सही रहेगा, है ना। एक काम करना, तुम ट्यूसडे के दिन आ जाना। इसको अभी तो मैं टाल देता हूँ, कोई दिन विन भी दे देता हूँ, है ना। कोई जरूरी थोड़ी कि इसको दिन याद ही रहेगा। इसको कौन सा सोमवार मंगलवार ऐसा रहता है, और हो सकता है तब तक ये भूल भी जाए। इतना कहकर ब्राह्मण ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बाघ भी खुशी खुशी लौट गया। ब्राह्मण देवता ने हामी भरी है। फिर उन्हें बोल भी दिया कि मंगलवार जो आएगा उस दिन तक तुम आ जाना, मैं कुछ न कुछ ढूंढ के रखूंगा। अब एक दिन, 2 दिन बीते और मंगलवार का दिन आया और बाघ सुबह सवेरे ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ओह माय गॉड, दिन निकला है, सूर्य देवता आए हैं और बाघ भी ब्राह्मण के घर पहुंच गया, क्योंकि उसने तो एड्रेस देख लिया है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा सके। हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, क्यों? दरवाजा जैसे खोलेंगे बाघ अंदर आ जाएगा और हमें खा जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसके लिए कोई ढूंढा ही नहीं है। अब ब्राह्मणी दरवाजा खोल कर बोली। क्या बोली? मेरे पति अभी बीमार है, तुम कुछ दिन बाद आना। ब्राह्मण कितना चतुर था, खुद बाहर नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण आया है, उसने दरवाजा खटखटाया भी, उसने पूछा भी कि ब्राह्मण देवता कहाँ हो, मेरे लिए कुछ हुआ कि नहीं। ब्राह्मण ने बोला तुम जाके बोलो, क्योंकि अगर हम इसको जवाब नहीं देंगे तो ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। अब चूंकि जब दुश्मन ताकतवर होता है ना बेटा, तो या तो आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है या तो प्यार से काम लेना पड़ता है। अपनी जबान में मिठास रखो, वो हैंडल हो जाता है। ठीक है, उसने कहा ओके, कृपया ये उपहार स्वीकार कीजिए। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बाघ तो उसके लिए उपहार लेकर आया था। उपहार मतलब गिफ्ट, कुछ भी आप किसी के घर जाते तो कुछ लेकर जाते हैं। ब्राह्मणी ने उसे उपहार दरवाजे पर ही छोड़ जाने को कहा। ओके, बाघ कुछ फल छोड़कर चला गया। उसने कहा कि हाँ भैया, जो भी लाए वहाँ रख दो, हम ले लेंगे। बाघ खुश हो गया, वो नहीं जानता था मनुष्य कैसा होता है। अब क्या हुआ, ब्राह्मण जानता था कि बाघ अवश्य वापस आएगा। उसने पड़ोसियों को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। डरा हुआ इंसान बेचारा क्या करेगा, वो किसी की आदतें तो जानता नहीं है ना। उसने पड़ोसियों को बुलाया और बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ एक बाघ मिला था, अब तो शादी करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गया है, मैं क्या करूं। सब ने उसके लिए एक उपाय सोचा। सब ने क्या करा, बांस के डंडों से एक पिंजरा तैयार किया। बांस का डंडा जानते हैं, वो लठ जिससे मारा जाता है, कई बार जानवरों को मारने के लिए, कई बार लड़ाई में भी यूज़ किया जाता है। और उन्होंने एक पिंजरा बनाया और उसको क्या करा, पूरा आसपास घास से ढक दिया। एक सप्ताह के बाद, 1 हफ्ते के बाद में बाघ ब्राह्मण के घर आया और ब्याह कराने की प्रार्थना करने लगा। पता था कभी न कभी नहीं तो इसने वापस आना ही है। 1 हफ्ता बीत गया। 1 वीक आफ्टर बाघ वापस आया और काफ़ी उसने बोला कि प्लीज़ आपने कुछ मेरे लिए ढूंढा हो तो बताओ, कैसे भी करके मेरी शादी करवा दो। तो ब्राह्मण बड़ा चतुर था, उसने बाघ से क्या कहा, ब्याह से पहले एक छोटी सी रस्म पूरी करना पड़ती है। उन्होंने कहा क्या? बोले इसमें क्या होता है, दूल्हा जो होता है ना, उसको एक झोपड़ी के भीतर बैठना होता है। यदि तुम्हें परेशानी नहीं हो तो आओ, पहले वो रस्म पूरी कर लो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारा ब्याह किससे और कब होगा। ठीक है, बाघ बोला ओके। जैसे ही बाघ पिंजरे में घुसा, ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। ओ माय गॉड, बाघ को पिंजरे में बंद करने की हिम्मत करी। चूँकि वो जानते थे कि बाघ ज़्यादा देर बांस के पिंजरे में बंद नहीं रह पाएगा, तो वो उसने आवाज़ भी की। तो पता है ब्राह्मण क्या बोला, तुम्हें झोपड़ी में 5 दिन तक रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा ब्याह हो सकेगा। उन्होंने उसको कुछ रस्मों रिचुअल्स के नाम पर क्या करा, उल्लू बनाने की कोशिश की कि तब तक ही शायद कुछ इसका हल निकल आए। 5 दिन बाद जब पिंजरा खोला गया तो क्या हुआ, बाघ भूख और प्यास से बेहोश हो चुका था। कैसा हो चुका था?
5 दिन अगर किसी को भी भूखा प्यासा रखा जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसकी हालत डाउन हो जाएगी। सब ने मिलकर पिंजरे में बंद बाघ को उठाया और उसे पास की नदी में डाल दिया, है ना। पिंजरे समेत उसको उठा के ले गए और नदी में डाल आए। अब क्या होगा? क्या बाघ उस ब्राह्मण का पीछा छोड़ देगा? सोचिए, मैंने आपसे कहा था आपकी स्टोरी पढ़ना है। अगला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ सुनेंगे। नदी के दूसरे किनारे पर एक बाघिन रहती थी। वह शिकार की तलाश में नदी के किनारे घूम रही थी। उसने नदी में तैरता पिंजरा देखा। वह पिंजरे को खींचकर किनारे पर ले आई। अब तक बाघ भी बेहोश जो था वो होश में आ चुका था। उसने बाघिन को पूरी बात बताई। दोनों ने सोचा कि शायद यही ब्याह की रस्म है और वो दोनों बहुत खुश हुए। ये क्या हो गया? कहाँ तो ब्राह्मण उससे अपना पीछा छुड़वा रहा था और कहाँ तो उसको क्या हुआ, एक बाघिन मिल गई थी। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब ब्राह्मण और उसके गांव वालों ने उस पिंजरे को क्या किया था बेटा, नदी में डाल दिया था, तो बाघ तो बेचारा ये सोच रहा था कि ये भी शायद क्या है, शादी की कुछ रस्म है। वो पड़ा रहा और फिर क्या हुआ, नदी में तैरते तैरते वो एक किनारे पर पहुंच गया। वहाँ पर क्या हुआ, एक बाघिन जो थी वो नदी के किनारे घूम रही थी। उसने उस पिंजरे को खींचकर किनारे पर लेकर आई। तब तक बाघ होश में आ गया था और उसने होश में आते ही एक बाघिन को देखा। अपनी ही जाति वाली एक व्यक्ति को उसने देखा और उससे क्या लगा कि शायद ये ब्राह्मण ने जो रस्म बोली थी वही है। उसने कहा था पिंजरे में जाना पड़ता है, 5 दिन भूखा रहना पड़ता है, उसके बाद में आपको अपना पार्टनर मिलता है। और यहाँ तो उसने जैसे 5 दिन बाद आँख खोली, उसको वहाँ पे अपना लाइफ पार्टनर दिख गया। अब नए नए बने पति पत्नी ब्राह्मण का धन्यवाद करना चाहते थे। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बात है। एक बाघ को बाघिन मिल गई और बाघिन को बाघ मिल गया। और वो दोनों का नहीं पता था कि यहाँ पर मनुष्य ने उनके साथ में चालाकी की है ना। लेकिन उन दोनों को तो ये लगा कि उस ब्राह्मण की वजह से हम दोनों मिले हैं और अब चूंकि हम मिल गए हमारा ब्याह हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने उनको और बाकी कोई तो रिवाज बताया नहीं था कि ऐसे फेरे लेने पड़ते हैं और ये पहनाना पड़ता है, वो देना पड़ता है, कुछ नहीं बताया था। अब वो दोनों को ऐसा लगा कि हम दोनों मिल गए, मतलब हम लोग पति पत्नी बन गए हैं। इसी इच्छा के साथ में बाघ और बाघिन ब्राह्मण के घर पहुंचे। बाघ ने उनके द्वार पर खड़े होकर ब्राह्मण को आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बाहर आइए। ओ बाप, अब क्या होगा? बाघ और बाघिन दोनों ब्राह्मण को थैंक यू बोलने के लिए गए हैं और गेट पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई कि अरे ब्राह्मण देवता जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर ब्राह्मण घर से बाहर निकला। उसको बिलीव नहीं हुआ कि हम लोग तो उसको नदी में छोड़ आए थे, तो ये वापस कैसे आ सकता है। लेकिन ये आवाज सुन के वो बाहर निकला। अब इससे पहले कि बाघ बाघिन धन्यवाद करते, वो घबराकर बेहोश हो गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? वो उनको देखकर मात्र ही जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। इससे ज्यादा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, कहाँ तो एक बाघ को झेलना मुश्किल था, उससे बात करना, उसकी शर्त पूरी करना, उसके लिए बाघिन ढूंढना। और जैसे ब्राह्मण ने बाहर देखा कि एक नहीं दो दो खड़े, अब उसे तो नहीं पता था ना कि ये इसकी वाइफ है, ये मेल बाघ है और ये फीमेल बाघ है। उसको तो लगा कि ये फिर अपने किसी दोस्त को भी लेकर आ गया है शादी के लिए। बिना जाने बिना सुने वो डर के मारे ही बेहोश हो गया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि इस बार दो दो बाघ ब्याह कराने आए हैं। तो मनुष्य को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए बेटा कि पहली बात, कभी भी आपके सामने जब कोई समस्या आती है ना,
उसको टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, समस्या को समस्या मानने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वाकई में वो प्रॉब्लम है भी या नहीं, या केवल उसको दूर से देखकर हम प्रॉब्लम मान रहे हैं। और एक चीज़, हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा अपने सही आइडिया से निकालना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि अभी तो हमने उसको टाल दिया और बाद में देखेंगे जो भी होगा, तो ये तो गलत बात है। आपने उसको टाला है, लेकिन कभी भी याद रखिए बेटा, परेशानी आपके टालने से ख़त्म नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए शायद आपके जीवन से दूर जरूर होती है, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है ना। तो हम इस पाठ से यही सीखते हैं कि किसी भी परेशानी के आने पर हमेशा युक्ति के साथ, मतलब चतुराई के साथ उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और अब यहाँ पर हम आपके लिए कुछ वर्क दे रहे हैं, होमवर्क बड़ा प्यारा सा। ओके, क्योंकि आपको पता होगा बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है ना। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, कोई बता सकता है? विषय पर क्या करना है, 10 वाक्य लिखें, याद भी करें, है ना। आप सभी लोग पहले इस वर्क को राइट कर लीजिए बेटा। तो हमारे इस होमवर्क के साथ में हमारी आज की ये कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपना ये वाला वर्क आपको जैसे भी समझ में आता है देखिएगा आपकी पुस्तक में। उसके बाद में आपको एक रीडिंग के लिए चैप्टर दिया है, तो उसे भी आप पढ़कर अपने इस काम में हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे याद से यह कार्य पूर्ण करके हमें भेजेंगे, ताकि आपको उसमें अपनी कुछ गलतियां जो भी हैं वो पता चल सके। ठीक है, तो आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। तब तक आप लोग अपना कार्य अच्छे से करते रहिए।